Sorry ass DJ. Hello friends, welcome back to another lecture video. This is the Target High Book Revision Series, episode 5. The topic is ENT system. In this topic, we will cover the ear, ear parts, outer ear, middle ear, inner ear, and physiology of hearing, auditory pathway, and many more topics to be covered in this system. Disorder of ears, disorder of nose, and ENT आप समझ ही रहे होंगे, ईयर, नोज एंड थ्रोट, एंड डिसऑर्डर ऑफ थ्रोट इसमें हम कवर करेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट आवर न्यू lectured video. So in this video we start from anatomy of ear. Ear is an organ of hearing and equilibrium. ईयर जो है वो हम हियरिंग के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए यानी कि बैलेंस के लिए इस्तेमाल में लेते हैं. हम नहीं लेते, वो तो ऑटोमेटिकली एक फंक्शनल होता है, ये वर्क करता है. मीन्स आप जब भी वॉक कर रहे होते हो तो आपका जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं वो हमारे ईयर्स होते हैं, एंड जो उसका अंदर का प्रोसेस होता है वो हमारा बैलेंस करते हैं, सॉरी मेंटेन करते हैं हियरिंग प्रोसेस को. So, three divisions of ear are as follows. The first one is outer, external ear, middle ear, inner ear. So, अब सब इससे पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करें, सबसे पहले 2-3 पॉइंट हैं वो आपको बता देता हूँ कि ज़रूरी हैं. जैसे कि नर्व सप्लाई टू द ईयर, ये होती है एकोस्टिक नर्व, 8 क्रेनियल नर्व. जो नर्व सप्लाई करती हैं ईयर को वो होती है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ACOUSTIC, कोस्टिक नर्व. और ये कौन सी क्रेनियल नर्व है? 8th क्रेनियल नर्व है. इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है यहाँ पे. और ब्लड सप्लाई, मेजर ब्लड सप्लाई बाय पोस्टीरियर आर्टिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी. एम्स नोट सेट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो अगर, तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट है. एंड नेक्स्ट अब वी स्टार्ट आवर फर्स्ट step, that is external ear. So in the external ear consist of pinna, आप पिन्ना या फिर ओरिकल जिसे हम बोलते हैं उससे स्टार्ट हो जाता है पिन्ना, या फिर इसको ओरिकल बोलते हैं. एंड द एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus. पिन्ना इज मेड अप ऑफ फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज. ये जो पिन्ना है ये फाइब्रो इलास्टिक कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है. एंड पिन्ना कलेक्ट्स द एंड रिफ्लेक्ट्स द साउंड वेव्स इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. जो पिन्ना है ये कलेक्ट करता है साउंड्स को और रिफ्लेक्ट करता है साउंड वेव्स को इनटू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे इसका काम. पिन्ना क्या करता है? कलेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनाल के लिए, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल. यहाँ पे एक वर्ड आता है ट्रेगस. ट्रेगस इज द कार्टिलेजिनस प्रोजेक्शन in front of external auditory tube. Main purpose is
टू डायरेक्ट साउंड टुवर्ड्स द ईयर ड्रम। जो ट्रेगस है, ट्रेगस आपको समझा देता हूँ क्या है। ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम ट्रेगस इज द कार्टिलेजिनस प्रोजेक्शन। ये कार्टिलेजिनस प्रोजेक्शन है इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल, इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब, एक्सटर्नल ऑडिटरी ट्यूब, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। मेन पर्पस इज टू डायरेक्ट साउंड टुवर्ड्स द ईयर ड्रम। ये साउंड को डायरेक्ट करता है, साउंड टुवर्ड द ईयर ड्रम। ओके, नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस extend from pinna to the tympanic membrane. Its length is about 2.5 centimeter and 0.5 centimeter in diameter. अब जब हमारा जो पिन्ना है वो एक्सटेंड होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एक्सटेंड्स फ्रॉम, ये हमारा एक्सटेंड होता है कहाँ से, पिन्ना से लेके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक। तो इसकी लेंथ कितनी है? सो लेंथ इसकी है 2.5 सेंटीमीटर एंड इसका डायमीटर है 0.7 सेंटीमीटर डायमीटर। ओके, it secrete wax from the serminous gland and oil from sebaceous gland। अब देखो ये दो पॉइंट भी जरूरी है कि वैक्स कहाँ से सिक्रेट करता है, कौन सी ग्लैंड करती है, फ्रॉम द serminous gland and oil from sebaceous gland। ओके फाइन, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट होता है। अब हम बात करेंगे मिडल ईयर की। मिडल ईयर इट इज ऑल्सो नोन एज टिम्पैनिक कैविटी। मिडल ईयर को हम टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। टिम्पैनिक कैविटी, ओके, इट इंक्लूड्स, इसके पास क्या क्या होता है, ठीक है। मिडल ईयर के पास हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसके पास होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेशियन ट्यूब, सॉरी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, EUSTACHIAN, यूस्टेशियन ट्यूब। ओके, ईयर ओसिकल, ईयर ओसिकल्स में हमारे तीन बोन आती है, मेलस, स्टेपिस और इनकस, जो हमने मस्कुलोस्केलेटल में पढ़ी थी, ठीक। अगर आपको रिवाइज हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो
आप एक बार उस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। चैनल पे पढ़िए, और वो चैनल पे जाने के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारी 4 चीज़ यहाँ पे मिलती हैं मिडल ईयर में, जो कि हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, यूस्टेशियन ट्यूब, ईयर ओसिकल्स, विंडोज एंड मसल्स। So tympanic membrane is a cave-shaped structure. Concavity is directed towards the external auditory meatus. जो tympanic membrane है ये इसका functions वगैरह है. And eustachian tube connects the middle ear with pharynx. Eustachian tubes pharynx से connect करता है middle ear को, ठीक है। And जो हमारा ear ossicles है, और एक चीज़ और, इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 35 mm लॉन्ग एंड 3 mm डायमीटर। यूस्टेशन ट्यूब की है। यूस्टेशन ट्यूब हमारी 35 mm लॉन्ग होती है और 3 mm डायमीटर, यहाँ पे लॉन्ग। ओके, ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है। देयर आर 3 ईयर ओसिकल्स, जो मैंने आपको भी बताया था। ओसिकल्स हमारे 3 होते हैं, इसको भी लिख लेते हैं। सबसे पहला मेलस होती है, मेलस, और सेकंड होती है इनकस, एंड थर्ड होती है हमारी स्टेपिस। ये हमारी बोन्स होती हैं वैसे मेनली। अब मेलस क्या होती है, कनेक्टेड टू द इनर सरफेस ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, हैमर शेप्ड की होती है। एंड इनकस जो होती है मिडल ओसिकल होती है, आर्टिकुलेट्स विद हेड ऑफ द मेलस, एनविल शेप की होती है। एंड जो थर्ड वन है हमारी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्टेपिस, head articulate with incus, oval foot plate contacts the membrane of the oval window of cochlea, स्ट्रीपस शेप होती है इसकी। अब इन तीनों की शेप मैं आपको सामने लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये हैमर शेप की होती है, ये होती है हमारी एनविल शेप की, और ये होती है हमारी टी आई डबल आर यू पी, स्ट्रिप शेप। ओके, देन वी हैव विंडोज, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है। विंडोज में क्या होता है, ओवल विंडोज इज प्रेजेंट अबव, इट ट्रांसमिट द साउंड वाइब्रेशन ऑफ ओसिकल्स टू द पेरिलिम्ब। ये साउंड वाइब्रेशन को ट्रांसमिट करता है, किसको, पेरिलिम्ब्स को। ये रिवीजन इसलिए है ताकि आप एक बार नोट में फिजियोलॉजी अच्छे से समझ ले, तो क्वेश्चन डील करने में आसानी होती है, ठीक है। A round window is present in the lower part. It accommodate the pressure waves transmitted to the perilimb. ये transmitted waves को accommodate करते हैं। Okay. Next we have muscles. अब muscles की बात कर लेते हैं। Muscles क्या करती हैं, muscles ear consist of 2 muscles. अब मिडल ईयर के पास 2 मसल्स होती हैं, एक तो होती है टेंसर एंड दूसरी होती है हमारी स्टेपिडियस। टेंसर मसल और स्टेपिडियस, टेंसर टिम्पैनी एंड स्टेपिडियस। स्टेपिडियस इज द स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी, ये स्मॉलेस्ट मसल ऑफ द बॉडी है, इसको नोट डाउन करना वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड नेक्स्ट वी हैव इनर ईयर। इनर ईयर इट कंटेन्स ऑर्गन सेंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस। अब मेन जो मुद्दा है वो यहीं आ जाता है कि सबसे जो मेन काम होता है वो इनर ईयर में होता है। ये क्या करता है, हियरिंग एंड बैलेंस को कंट्रोल करता है।
hearing and balance. Okay, it consists of bony labyrinth. Three parts of bony labyrinth are, इसके पास bony labyrinth होता है. ओके, और वो तीन पार्ट्स में होता है. द फर्स्ट वन इज द वेस्टिब्यूल. द सेकंड वन इज semicircular canals. Semicircular canals, and the third one is cochlea. The ओके, तो तीन चीजें, ये तीन पार्ट्स होती हैं इसके. द फर्स्ट वन इज ओवल शेप का होता है, कंसिस्ट ऑफ टू सेक्स, यूट्रिकल एंड सेक्युल. इसके पास दो पार्ट होते हैं जो कंसिस्ट करके रखता है, जिसका फर्स्ट वन है UTRICLE, यूट्रिकल, एंड सेकंड वन इज सेक्यूली. अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो तो आप एक बार कंसिडर कर सकते हैं बुक को, तो उसमें आप एकदम अच्छे से समझ पाएंगे. एंड द सेमी सर्कुलर कैनाल्स, देयर आर total 3 semicircular canals. Ampulla is the ending part of the canal, and both vestibule and semicircular canal contains receptor of balance. ठीक है. And the third part is snail cell shaped organ of corti contains of receptor of hearing. अब देखो, इसके पास, हमारे पास हियरिंग के रिसेप्टर्स होते हैं थर्ड पार्ट के पास. ठीक है. और जो सेकंड पार्ट है सेमी सर्कुलर कैनाल, इसके पास बैलेंस के रिसेप्टर होते हैं. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं. दो क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे आपके कि बैलेंस का रिसेप्टर कौन है और हियरिंग का रिसेप्टर कौन है, और ये सब दोनों कहाँ हो रहा है, इनर ईयर में हो रहा है. तो बहुत ही अच्छे से मैंने आपको डिटेल में ये सब चीज़ बता दी. अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऑडिटरी पाथवेज को पढ़ते हैं. ठीक है, जो कि हमें बहुत हेल्पफुल होंगे आगे इसको बढ़ने में. ऑडिटरी पाथवे, यहाँ पे आता है एफेरेंट फाइबर सप्लाइंग द हेयर सेल कॉन्स्टिट्यूट द कोक्लियर डिवीजन ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व. यहाँ पे एफेरेंट फाइबर जो होते हैं वो सप्लाई करते हैं हेयर सेल्स को, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होते हैं डिवीजन ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व. द कोक्लियर नर्व एंड्स इन द कोक्लियर न्यूक्लियाई इन मेडुला. और फिर वहाँ से क्या होता है, मेजर एरियाज कॉन्स्टिट्यूटिंग ऑडिटरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब्स आर प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स एरिया 41 एंड 42, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया 20, 21 एंड 22. तो यहाँ पे हमारा ये ऑडिटरी पाथवे वर्क करता है. ठीक है. अब फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग इसको समझते हैं. पहले हम इसका एक डायग्राम सा बना लेते हैं ऑडिटरी पाथवे का. तो हमारा जो एफेरेंट फाइबर है वहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये. वहाँ से जाने के बाद ये जा रहा है, सप्लाई हो रहा है किसके थ्रू, द हेयर सेल कॉन्स्टिट्यूट द कोक्लियर डिवीजन ऑफ कोक्लियर एट्थ क्रेनियल नर्व.
ओके। एंड उसके बाद हमारा द कोक्लियर नर्व एंड इन द कोक्लियर न्यूक्लियाई इन मेडुला। फिर ये कोक्लियर न्यूक्लियाई पे जाके एंड हो रहा है, और जो कि मेडुला पार्ट है। ओके। एंड देन हमारा मेजर एरियाज कंसिस्टिंग ऑफ ऑर्डरी कॉर्टेक्स प्रेजेंट टेम्पोरल लोब, ये टेम्पोरल लोब में जाके इसको मिलते हैं। अब प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स होते हैं एरिया 41, 42, 41 एंड 42। एंड एसोसिएशन एरियाज होते हैं हमारे एरिया 20, 21, 22। इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। Physiology of hearing. Sound waves are the stimuli for the receptor of sound waves, and external ear captures the sound waves and conducts via external auditory meatus the sound waves to tympanic membrane. The sound waves cause tympanic membrane to vibrate, and the vibrating tympanic membrane cause ear ossicles to vibrate. Vibration of ear ossicles and vibration of basilar membrane, stimulation of hair cells, movement of hair cells, organ of corti, cause 3 depolarization leading to generation of anti-action potential in neurons. Neural transmission of signals from hair cells to the auditory cortex, and next, neural processing of auditory information. The range of human hearing is approximately 20 to 20,000 हर्ट्ज। अब जो इसकी कैपेसिटी है सुनने की, ये कितनी है? 20 से 20,000 तक, और इसकी यूनिट है हर्ट्ज, एच जेड के इस नाम से डिनोट करते हैं। और रेंज ऑफ एवरेज स्पीकिंग वॉइस इज अप्रोक्सीमेटली 2000 टू 5000। जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो इसमें मेरे बोलने वाली जो वो है कैपेसिटी, वो 2000 से 500, सॉरी 5000 हर्ट्ज तक है, और आप सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये साउंड की इंटेंसिटी बाय मेजर्ड बाय डेसिबल। फ्रीक्वेंसी की कैसे नापते हैं? हर्ट्ज से। अब हम इसमें कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं ये देख लीजिए आप। डायग्नोस्टिक टेस्ट्स। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट are as follows: otoscopic examination, whisper test, Weber test. First, we have otoscopic examination. Second was in whisper test. Okay, and third one is Weber test, and the fourth one is Rini test. Next one is audiometry, and then tympanogram, और in impedance और audiometry, इसका दूसरा नाम।
एंड फिर हमारा इलेक्ट्रो निस्टो निस्टेमोग्राफिक एंड लास्ट वन इज प्लेटफॉर्म पोस्ट ergography. These are the tests we can perform to examine for ear disorder. Now, please write down all these. These diagnostic tests from first we can explain point to be remember the strengthen the external auditory canal. जो फर्स्ट टेस्ट होता है इसमें क्या होता है कि examiner holds otoscope in the right hand and the pinna with the left hand. The color of the healthy tympanic membrane is purely grey. अगर इस टेस्ट को हम परफॉर्म कर रहे हैं तो इससे ये पता चलता है, ठीक है। फिर आता है हमारा विस्पर टेस्ट। वन ईयर इज टेस्टेड एट अ टाइम एंड अनटेस्टेड ईयर इज कवर्ड विद अ पाम ऑफ हैंड। इस टेस्ट में हम एक टाइम पे एक को ही टेस्ट करते हैं और दूसरे को पाम से कवर कर लेते हैं। फिर आता है हमारा थर्ड टेस्ट, वीवर टेस्ट। इट इज़ अ बोन कंडक्शन टेस्ट टू असिस्ट लेटरलाइजेशन ऑफ साउंड, कि कितनी देर में उसको साउंड पहुंच रही है। या फिर एग्जामिन वाइब्रेट ऑफ ट्यूनिंग फोर्क एंड प्लेसेस इट ऑन द फोरहेड और हेड ऑफ द पेशेंट। थर्ड टेस्ट में द रीनी टेस्ट जो होता है, इसमें क्या होता है, वाइब्रेटिंग tuning fork is placed in the mastoid bone of the patient when no longer the sound is audible. It will be taken 2 inches from the opening of ear canal, ठीक है। रीनी टेस्ट में ऑडियोमेट्री टेस्ट में क्या होता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज डिटरमाइनिंग हीयरिंग लॉस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है जिसमें कि हीयरिंग लॉस का पता चल जाता है। और जो tympanogram, a graphic representation of the relationship between the air pressure in the ear canal and the movement of tympanic membrane and the tiny bones in the middle ear, उसका हमें रिलेशनशिप पता चलता है इस टेस्ट को कराने से। एंड द सेकंड लास्ट इज measurement of electrical potential evoked by eye movement, oculometer, motor and vestibular system and its interaction is also assessed. And the last test is performed for to analyze the postural control capabilities. So these tests are to be done for the disorder of ear. And the next our part is disorder of ears. हमने डायग्नोस्टिक तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं ईयर्स में, जो कि ठीक है। सबसे पहला जो हमारा डिसऑर्डर आता है वो होता है हमारा ओटाइटिस मीडिया। ये बहुत सुना होगा आपने, ओटाइटिस मीडिया के बारे में। सो इन्फ्लामेटरी डिसीज ऑफ द मिडल ईयर। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लामेटरी डिसीज होती है
मिडिल ईयर की इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है। अब इसके टाइप्स होते हैं, इसमें हमारे टाइप्स जो होते हैं वो मेन है, ठीक है। तो ऐसा तो पूरी डिसीज ही मेन है, बट टाइप्स भी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सो फर्स्ट टाइप इज एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, and the second one is subacute otitis media, and third is chronic otitis media. अब हमारा एक्यूट में क्या होता है कि लेस देन 3 वीक्स तक ये रहता है। फिर हमारा आता है सब एक्यूट, इसमें हमारा 3 वीक to 3 मंथ। एंड फिर आता है हमारा क्रोनिक, जो कि 3 मंथ और लॉन्गर। अगर 3 महीने से ज़्यादा है तो हमारा ये तीनों टाइप्स आपको डिवाइडेड कर सकते हैं कि कौन से में कितना होता है। अब हम कोजेस की बात करते हैं तो स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया और मोरा मोरालेक्सिया कैटरलिनेरिस एंड नॉन टाइपेबल हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये कोजेस हैं इसके, मैं आपको लिख के दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। Causes are streptococcus, pneumonia, ठीक है। फिर आता है हमारे पास सेकंड मोरालेक्सिया, देन थर्ड आता है नॉन टाइपेबल हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख दी, आप राइट डाउन कर लेना। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बाय RSV, रेस्पिरेटरी सिनेक्टिकल वायरस इज द मोस्ट कॉमन वायरल कोज, इसमें होता है ये RSV। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एक्यूट सपोर्टिव acute suppurative otitis media commonly among children due to shorter eustachian tube। eustachian ट्यूब जो होती है शॉर्टर होने के कारण हो जाता है ये। इसमें हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं कि टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन और एमिपेलिक्सिन फॉर 6 days, ग्लिसरीन, कार्बोक्लिक ear drops, antibiotic drops such as क्लोरोएमिफेनिकोल एंड स्पिरिट बोरिक ड्रॉप्स, ये सब इसमें हम ट्रीटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं एक्यूट वाले में। क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया, COM जिसे हम बोलते हैं, क्रोनिक इन्फेक्शन ऑफ मिडल ईयर क्लेफ्ट म्यूकोसा। 3 types of COM chronic otitis media includes chronic suppurative otitis media, most common type intermittent और continuous ओटोरिया प्रेजेंट होता है इसमें। एंड क्रोनिक नॉन सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, इसमें नो ओटोरिया होता है, इसमें ओटोरिया नहीं होता मतलब, ठीक है। क्रोनिक स्पेसिफिक ओटाइटिस मीडिया, TB, OM और सिम सिम्पलेटिक OM ओटाइटिस मीडिया, OM ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। अब हम एक्सटर्नल ओटाइटिस की बात करते हैं। एक्सटर्नल ओटाइटिस इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड स्विमर्स। एक्सटर्नल ओटाइटिस ये मोस्ट कॉमन होता है चिल्ड्रंस में।
और स्विमर्स में। ठीक है। इट cause infection and inflammation of ear external auditory canal, also called swimmer's ear। मैनिफेस्टेशन है पेन, रेडनेस, इची और एडिमेटस। ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक, सिफ्रोफ्लोक्सासिन, ईयर ड्रॉप बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए होती है, एंटी फंगल ईयर ड्रॉप, एसिडिक ईयर ड्रॉप किल बैक्टीरिया एंड कॉम्प्लिकेशन कैन बी कंडक्टिव हियरिंग लॉस। ठीक है। अब हमारा आता है ओटोस्क्लेरोसिस, नेक्स्ट डिसऑर्डर। ओटोस्क्लेरोसिस, इसमें क्या होता है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडिटरी डिसऑर्डर है ऑफ लेब्रियंथिन कैप्सूल ऑफ मिडल ईयर, कैरेक्टराइज बाय बोनी ओवरग्रोथ अराउंड द ईयरोसिकल्स। बोनी ओवरग्रोथ हो जाती है अराउंड ईयरोसिकल्स। ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि लेब्रियंथम मिडल ईयर का फिक्सेशन ऑफ ईयर ओसिकल्स लीड्स टू कंडक्टिव हियरिंग लॉस। अब इसमें कंडक्टिंग हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम होता है। देन नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन क्या है, ग्रेजुअल ऑनसेट ऑफ हियरिंग लॉस विच मे बी सीवियर इन वन ईयर, किसी एक कान में सीवियर हो सकता है। एंड डायग्नोसिस क्या होती है, ओटोस्कोपी। ओटोस्कोपी डायग्नोसिस होती है इसकी। एंड न्यूमो ओटोस्कोपी। ठीक है। टू रूल आउट द अदर रीजन ऑफ हियरिंग लॉस एंड ऑडियोमेट्री वीबर टेस्ट वगैरह इसमें भी हम करा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव मैनेजमेंट में रिमूवल ऑफ बोनी ओवरग्रोथ सराउंडिंग्स द ईयर ओसिकल्स, उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। एंड फिर हमारा आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन में क्या होता है ये समझते हैं। ठीक है। रैप्चर ऑफ परफोरेशन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन और ट्रॉमा, या फिर इन्फेक्शन की वजह से या तो ट्रॉमा की वजह से इसमें परफोरेशन हो जाता है। ठीक है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में किसकी वजह से, ट्रॉमा या फिर इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है। कोजिज इसके फॉरेन बॉडी सच एज पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, स्कल फ्रैक्चर, ट्रॉमा, रिमूवल ऑफ ईयर बैग्स। अगर कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लग जाता है दैट्स वाई ये हो सकता है। तो रिमूवल ऑफ ईयर बैग्स या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स या फिर कोई ट्रॉमा एक्सटेंड वगैरह हुआ हो तब हो सकता है। डायग्नोसिस में ऑटोस्कोपी करते हैं, ऑटोस्कोपी करते हैं एंड टिम्पैनोग्राम करते हैं। These are tests conducted for the diagnosis। मैनेजमेंट में यूजुअली परफोरेटेड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हील्स स्पॉन्टेनियसली, या तो स्पॉन्टेनियसली वो हील हो जाती है। ठीक है। नहीं तो लेसन्स विच डू नॉट हील नीड टू बी टेस्टेड सर्जिकली विद टिम्पैनोप्लास्टी। फिर इसका सर्जिकल मेथड होता है टिम्पैनोप्लास्टी। नेक्स्ट वी हैव
मेनियरी सिंड्रोम या मेनियरी डिसीज जिसे हम बोलते हैं, इसको लिख लो गाइस, इट इज इम्पोर्टेंट। या फिर सिंड्रोम। और इडियोपैथिक एंडो ओल्मीपैथिक हाइड्रोप्स। सो ठीक है, इसमें क्या होता है, माल एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंडो ओल्मीपैथिक फ्लूइड कॉजेज इनर ईयर फ्लूइड इम्बैलेंस। इसमें सबसे मेन चीज़ है तो इनर ईयर का फ्लूइड इम्बैलेंस हो जाता है। ओके, मैनेजमेंट में सोडियम रिस्ट्रिक्शन हेल्प टू कंट्रोल द फ्लूइड इम्बैलेंस। सर्जिकल में क्या करते हैं, एंडो ओप्लियोमेथेटिक सेक्स decompression, infusion of oxytocic medication and inner and middle ear vestibular nerve dissection, ये सब करते हैं। अब हमारा आता है लेबिरियंटाइटिस। इसको पढ़ो, बाकी को नोट करो और आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ये बैक्टीरियल और वायरल इन्फ्लामेशन ऑफ द ईयर। इसमें हमारा बैक्टीरियल और वायरल इन्फ्लामेशन हो जाता है ऑफ द ईयर। ठीक है, हियरिंग एड्स, इसमें क्या, अब हमारा इसका तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हियरिंग लॉस होता है और टाइनेटस होता है, वर्टिगो, नोजिया एंड वोमिटिंग। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक थेरेपी चलाते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी, ठीक है। अब हियरिंग एड्स में क्या होता है कि बिहाइंड द ईयर इन द कैनाल, इन द ईयर रिसीवर इन द कैनाल, ये सब हमारे हियरिंग एड्स होते हैं। तो कोक्लियर इम्प्लांट क्या होता है कि मोस्टली यूज्ड फॉर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस, एन एक्सटर्नल डिवाइस that is implanted in cochlea helps to receiving sounds and transmitting the signals। ये कोक्लियर इम्प्लांट्स होते हैं, इसको भी नोट कर लेते हैं। कोक्लियर इम्प्लांट्स मैंने आपको बता दिया कि क्या होते हैं, मोस्टली यूज फॉर सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ नोज। ईयर हमारा पूरा खत्म हो चुका है यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ नोज। अगर इसी तरीके से आप रोज़ एक क्लास को लेते हैं तो आप बहुत जल्दी एमएसएन को कंप्लीट कर देंगे हम साथ साथ। चलो देखते हैं ईपी स्टैटिक्स। एपिस्टैटिस एक डिसऑर्डर है या डिसीज कंडीशन है। इसमें क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज नोज ब्लीड। नोज ब्लीड भी बोलते हैं इसको हम। एपिस्टैटिक्स, anterior septum of the most is the most common site of nosebleed। anterior septum
एंड नेक्स्ट वी हैव कॉजेज क्या होते हैं कि नेजल ब्लोइंग होता है, ट्रॉमा होता है, इंसर्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट होता है इसकी कॉज कि क्या होता है कि एनी ऑब्जेक्ट हो जाए, ठीक है, एंड नेजल ब्लोइंग हो जाए, ओके, एंड ट्रॉमा हो जाए कोई, ये इसके कॉजेज होते हैं। फर्स्ट एड मैनेजमेंट में हम इसको पिंच करते हैं, पिंच द नोज एंड अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर ओवर द एरिया ऑफ कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है। प्रेशर अप्लाई टू कंट्रोल ब्लीडिंग, ओके। ट्रीटमेंट में क्या करते हैं इसके, ट्रीटमेंट के लिए हम इसको वैसे कंस्ट्रक्टर देते हैं, मेडिकेशंस जिसमें आती है हमारी एडी और एड्रेनलाइन और फिनाइल एफिनेफ्रिन, फिनाइल एफ्रीन, ठीक है। ये हमारी होगी एपिस्टेटिक। अब हमारी आती है राइनिटिस, राइनिटाइटिस, इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोसा, नेजल म्यूकोसा, ओके, इज caused बाय बैक्टीरिया, वायरस या फिर वायरस और एलर्जन, इनकी वजह से ये होता है राइनाइटिस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रनिंग नोज, इसमें रनिंग नोज होती है, ठीक है, स्नीजिंग होती है, नेजल कंजक्शन होता है, हेडेक होता है। मैनेजमेंट में वायरल राइनाइटिस सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देते हैं, एलर्जिक में देते हैं एंटी हिस्टामिन और बैक्टीरियल में देते हैं एंटी माइक्रोबियल थेरेपी। सिंसाइटिस, रिनिटाइटिस और सिंसाइटिस एक सेकंड नंबर की डिसीज़ है जिसमें कि साइनटाइटिस इसे बोलते हैं। भाई सिंसाइटिस हो साइनटाइटिस हो, मेन चीज़ हमें याद करना, ठीक है। इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस caused by bacteria, virus or allergen. Inflammation of paranasal sinus caused by bacteria, virus और एलर्जन, ठीक है। मैनेजमेंट में इसके एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे, ठीक है। और कॉम्प्लिकेशन मेनिंजाइटिस होता है इससे, एप्सिक्स होता है, इश्चीमिया होता है, इन्फेक्शन होता है, ओस्टियोमाइलाइटिस होता है। कॉम्प्लिकेशंस इसके पढ़ लेते हैं। ओस्टियोमाइलाइटिस, मेनिंजाइटिस, एडीसी, और भी दो तीन कोज होते हैं। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन क्या होती है, इसको पढ़ते हैं।
नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन में हमारा मेन चीज़ होती है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ल पैसेज ड्यू टू पॉलिप लाइक ग्रोथ, डेविएटेड नेज़ल सेप्टम, नियोप्लाज्म, टर्बिनेट, hypertrophy, congenital obstruction. These are the nasal obstructions. Obstruction cause difficulty in passage of air through one or both nostrils. तो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन में आपको मैंने बताया कि सेप्टम हो सकता है, नेजल सेप्टम, वगैरह वगैरह, नियोप्लाज्म, राइट डाउन कर लीजिए प्लीज, पॉलिप्स, लाइक स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ऑब्स्ट्रक्शन वन नोस्ट्रिल में भी हो सकती है और बोथ। ठीक है, तो उसको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। सो इसमें मेन चीज़ याद रखने की है कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है इसमें। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि प्रोवाइड अपराइट पोजीशन, हमें अपराइट पोजीशन देनी होती है। ठीक है, प्रोमोट ड्रेनेज, ड्रेनेज को प्रोमोट करना चाहिए, एंड प्रोमोट फ्रीक्वेंट माउथ केयर टू प्रिवेंट ड्राइनेस ऑफ द ओरल म्यूकोसा। ड्राइनेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करते हैं, ओरल फ्रीक्वेंट माउथ केयर देते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव डिसऑर्डर ऑफ थ्रोट्स, थ्रोट्स नहीं थ्रोट, ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज। ठीक है, फिर हमारा ये डिसऑर्डर ईएनटी खत्म हो जाएगा पूरा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको, डिसऑर्डर ऑफ थ्रोट, जिसमें हमारा आता है फेरेंजाइटिस। राइट डाउन कर लेते हैं, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिल लाइटिस, एंड नेक्स्ट वी हैव एडिनोआइडिटिस। अजीब से नाम है वैसे इनके, पोस्ट टॉन्सिलर एप्सिस 3, पेरिटॉन्सिलर एप्सिस। Okay, and next we have, last is laryngitis। तो ये 5 डिसऑर्डर इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला आता है फेरेंजाइटिस। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स। ठीक है, तो इसमें बैक्टीरिया और वायरस की वजह से अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो रहा है तब, तो इसमें मैनिफेस्टेशन यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या देखने को मिलते हैं, फीवर, रेड स्वेलन फेरिंग्स और सोर थ्रोट्स। वायरल फेरेंजाइटिस होता है, ओनली सिम्टोमेटिक होता है ये, इसमें ओनली सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं अगर वायरल है तो। फेरेंजाइटिस कोज बाय बैक्टीरिया, पेनिसिलिन और erythromycin। If allergic or resistant to these drugs, can cephalosporin group is needed। ठीक है, अगर इनसे वो रेसिस्टेंट है तो। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद स्टेप थ्रोट आर रूमेटिक फीवर, नेफ्राइटिस, ओटाइटिस मीडिया। ये सब हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट वी हैव टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिल्स आर द lymphatic tissue
Inflammation of tonsils is known as tonsillitis. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रेड swollen tonsils, fever, dysphagia and sore throats. ये भी थ्रोट से रिलेटेड सभी चीज़ इसमें आप लिख सकते हैं, ठीक है, और नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी याद भी कर सकते हैं, ठीक है। अब एडिनोडाइटिस, इसमें क्या होता है, adenoid is the lymphatic tissue and inflammation of adenoid is known as adenoiditis. Clinical manifestation: mouth breathing, soaring, foul smell in the mouth, fever वगैरह वगैरह. And complication: otitis media and mastocytitis. Adeno Adenodectomy is the surgical treatment in this disease. And the last one is, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट हो गई, सेकंड लास्ट आ गई हमारी पेरिटॉन्सिलर एप्सिस. इसमें क्या होता है, इट इज़ नोन एज क्विंजी. इसको QUINSY क्विंजी भी बोलते हैं, ठीक है. कलेक्शन ऑफ पस इन द पेरिटॉन्सिलर स्पेस, इट अकर्स एज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ टॉन्सिलाइटिस. क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इसकी भी है, फीवर है इसमें भी और इसमें हमारा डिस्फेजिया है, डिस्निया है, डिस्फोनिया है, सीवियर थ्रोट पेन है, बैड ओडर फ्रॉम माउथ, ये है. मैनेजमेंट में इसके क्या बात करेंगे, हम एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे, एनाल्जेसिक्स देंगे और ओरल हाइजीन देंगे. सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, इन्वॉल्व्स इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एप्सिस. अब नेक्स्ट हमारा लास्ट बचता है इसमें लैरिंजाइटिस. ये तो बच्चे को पता होगा. इन्फ्लेमेशन ऑफ लैरिंग्स इज कैरेक्टराइज बाय हॉर्नेस ऑफ वॉइस और एफोनिया. इसके कोजेज हैं हमारे एक्सपोजर टू स्मोक, डस्ट, एलर्जेंस एंड अदर पोल्यूशन. मैनेजमेंट है हमारा एंटीबायोटिक थेरेपी, वॉइस रेस्ट एंड अवॉइड एंटीजन एजेंट्स सच एज स्मोक, केमिकल्स, डस्ट एक्सेट्रा. तो यहाँ पे हमारा ENT ख़त्म होता है, यानी कि ये वाला लेक्चर ओवर होता है. और आपको गोल्डन पॉइंट्स रिमेंबर जरूर रखने हैं. रिमेंबर, REME, रिमेंबर ऑल गोल्डन पॉइंट्स. और अपने नोट्स बनाओ यार खुद, जो भी मैंने बताया है. बाकी सब तो कोई दिक्कत नहीं है, और सीधा क्वेश्चंस लगाओ, प्रीवियस ईयर के या फिर टारगेट हाई बुक के क्वेश्चंस लगाओ. जो उनसे, जैसे हमने टॉपिक ENT ख़त्म कर दिया तो ENT के सारे क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है. बाकी सब कोई दिक्कत नहीं है. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ. एंड इस वाली वीडियोस को पूरा देख लेना एक बार. इसमें हमने कवर किया है ENT सिस्टम, और ये टारगेट हाई बुक रिवीजन सीरीज़ की एपिसोड 5 है. Thank you so much for watching this video.